दोस्तों आपने टाटा के बारे में ये जरूर सुना होगा कि उन्होंने भारत को बनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को बचाया किसने? क्योंकि आज से कई साल पहले हमारा भारत बर्बादी के रास्तों पर चल रहा था और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं था कि हमारा देश सिर्फ एक महीना ही गुजार सके। और ऐसे में हमारे भारत के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और उन्होंने कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने पूरे भारत की काया पलट ही कर दी। आज के समय में उन्हीं की ही कोशिशों का नतीजा है कि भारत इतने बड़े इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बाहर निकला और आज भारत दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या थी 1991 के इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश भारत को बर्बाद होने से बचाया? चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आज से लगभग 32 साल पहले हमारा देश बर्बाद होने के रास्ते पर चल पड़ा था। भुखमरी देश के हर इलाकों तक बड़ी बुरी तरह से फैल गई थी और उस समय महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुँच गया था। उस समय इंडियंस की एवरेज लाइफ स्पैन 58 ईयर्स के आसपास की थी, जबकि बाकी दुनिया का एवरेज लाइफ स्पैन 65.6 ईयर्स का था। साथ ही इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब से भी ज्यादा का लोन था। लेकिन इन सभी हालातों से भारत बाहर कैसे निकला, इसे जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा देश भारत इतनी खराब सिचुएशन तक पहुंचा कैसे। दरअसल दोस्तों ये बात शुरू होती है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़के हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए और एक चाइना से हुआ था। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि जिस देश में युद्ध चल रहा हो उस देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से डाउन होने लगती है। और दोस्तों इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार और कई तरह के बिजनेसेस के ऊपर देखने को मिल रहा था। वैसे तो दोस्तों वॉर ही एक ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से भारत आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी ही बनाई हुई कुछ पॉलिसीज थी और इन पॉलिसीज को बनाने का एक मेन रीजन था अंग्रेज। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन अपने कारोबार के साथ साथ वो हमारे देश भारत पर भी राज करने लगे और इसी के चलते बाद में जब देश आजाद हुआ तब ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश इंडिया में आकर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ आम नागरिक भी घबराए हुए थे कि अब फिर से ईस्ट इंडिया के जैसी कोई और कंपनी आकर हम पर इतना हावी ना हो जाए और कहीं हम फिर से दोबारा गुलामी की जिंदगी ना जीने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं इन्हीं पॉलिसीज की वजह से हमारा देश डेवलपमेंट से काफी दूर होता जा रहा था। अब दोस्तों पहले ही ब्रिटिशर्स देश को खत्म कर चुके थे, जिस कारण से लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फैक्ट्री या कोई और बड़ा बिजनेस कर सके। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, माइनिंग और टेलीकॉम, ये सब गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी। दोस्तों गवर्नमेंट के अलावा बहुत ही ऐसे कम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अपना बिजनेस सेटअप करके देश की इकोनॉमी में कोई मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज ना खुल पाने का रीजन तो फंड की कमी था ही, लेकिन दूसरा रीजन था लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर उस समय किसी को फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसे लाइसेंस लेने के लिए बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ एक और परेशानी थी और वो ये थी कि उस समय सरकार खुद ये चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही देश में ग्रो करे और प्राइवेट कंपनीज ज्यादा ग्रो ना करें, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। और इसी सोच के बाद साल 1950 में देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके बाद देश की सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मात्रा और प्राइस को तय करेगी, जबकि ये काम मार्केट डिमांड के बेसिस पर तय होता है कि कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है। और दोस्तों इन सभी रीजंस की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लग गई थी। और दोस्तों कुछ ही सालों में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और भी खराब होने लगा। लेकिन देश की मुसीबतें यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। बाद में भारत एक और प्रॉब्लम को फेस कर रहा था और वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक और माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी, लेकिन इसे कई सारे पार्टीज के गठबंधन से बनाया गया था, इसीलिए पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में हालात तो ऐसे बन गए कि चंद्रशेखर सरकार पार्लियामेंट में बजट तक पास नहीं करवा पाई। इसके बाद फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने भारत के क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरा दिया था, जिस वजह से इसे बाहर से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और दोस्तों इन सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी देश में बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इसके बाद इलेक्शन हुए और कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बैठाया गया। और दोस्तों उस समय केवल इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे कि हम अगले 3 हफ्तों तक ही इंपोर्ट कर पाए। अभी भी अगर कोई बड़े स्टेप्स ना लिए गए तो हो सकता है देश को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ जाए। और ये सब देखते हुए नरसिम्हा राव ने फौरन ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांटेक्ट करके बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। और नरसिम्हा
नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंपी और कहा आज से देश को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बाद में दोस्तों इस कन्वर्सेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट पेश किया जिसने देश की काया पलट ही कर दी और जो इंडिया उस समय बर्बादी की ओर बढ़ रहा था आज उन्हीं के फैसलों की वजह से देश बैंकरप्ट होने से बच गया। तो आखिर ऐसा क्या किया था मनमोहन सिंह ने और कैसे हमारी देश की इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनी पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था उसे भी खत्म कर दिया गया। दूसरा बदलाव इम्पोर्ट पॉलिसी पर किया गया और भारत में अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम्स की लिस्ट जारी की और कहा कि इन आइटम्स को छोड़कर आप दुनिया की किसी भी चीज को इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाद में आगे चल के मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई नई टेक्नोलॉजी और अच्छा खासा फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्री सेटअप करने में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, जिसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग, पेप्सी और इन्हीं की जैसी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लगी और 1991 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया। बाद में अगली पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया उसने भी देश की कायापलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वो थी सेबी। सेबी को 1988 में स्टैब्लिश किया गया लेकिन इसे बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनीज भी अपना आईपीओ लेकर आएंगी और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। और इस सिनारियो को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट पास किया गया और इसके बाद जो बदलाव हुआ वो था टैक्स। अब देश अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार तो था ही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं थे। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था उससे भी गवर्नमेंट को बहुत ही कम पैसे रिसीव हो रहे थे, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जो लोग ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें की गई चेंजेस की बात, लेकिन दोस्तों इसके बाद देश में किस तरह के चेंजेस देखने को मिले अब उनकी बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7 और 8% के आसपास हो गया था। टेलीकॉम सेक्टर ने नए नए कंपनीज में सर्विसेज देना शुरू कर दिया और जहां हम टीवी चैनल्स के नाम पर दूरदर्शन देखा करते थे वहीं सोनी, जी टीवी और स्टार प्लस की शुरुआत हुई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां केवल एम्बेसडर कार्स देखने को मिलती थी वहां पर टोयोटा, hyundai और होंडा सड़कों पर चलती हुई देखने को मिली। फिर चाहे कम्युनिकेशन हो, एविएशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी और नए नए कारोबार शुरू हुए और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद से देश दोगुनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसीज जिसने देश को बैंकरप्ट होने से बचाया और आज भी उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो करके इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।